विकासपुर नाम के गांव में घूंघट लाल अपने नौकर रमन के साथ डोसा बेचने का काम किया करता था। रमन घूंघट लाल के दुकान पर काम करता था। हमेशा घूंघट लाल रमन की गलतियों पर उसे कुछ न कुछ सुनाया करता था। पूरे विकासपुर में सिर्फ एक ही प्रसिद्ध डोसे की दुकान होने की वजह से घूंघट लाल हमेशा घमंड में रहता और तो और लोगों को मिलावट का डोसा बेचा करता। अरे भाई घूंघट लाल, अच्छा सा मैसूर मसाला डोसा परोस दो। तुम्हारी दुकान से खाए बहुत दिन हो गए भाई। हाँ हाँ, बैठिए बैठिए। अरे रमन, इन भाई साहब को मैसूर मसाला डोसा दे दे, अच्छा बना कर देना, और अगर कोई गलती हुई ना तो मैं तेरी नौकरी खा जाऊंगा। अरे भाई थोड़ी चटनी अच्छी देना, रमन के हाथों की चटनी बहुत अच्छी होती है। धन्यवाद धन्यवाद, अब तो मैं आपको थोड़ी सी ज्यादा ही परोसूंगा। हाँ। रमन के चटनी और डोसा ज्यादा परोसने की बात से घूंघट लाल कहता है, अरे कैसे ज्यादा परोस दूंगा, जितना पैसा मिलता है उतने का ही डोसा और सामान देना है, उससे ज्यादा का नहीं। थोड़ी सी तुम्हारी तारीफ क्या कर दी, तुमने तो मेरा मुनाफा घाटे में ही बदल दिया। माफ करना मालिक। रमन को खरी खोटी सुनाकर घूंघट लाल डोसे और चटनी में मिलावट करने की बात करता है। अरे हमें अब डोसे में मिलावट करनी होगी, पूरे गांव में हमारी दुकान है, इसे हम जैसे चाहे वैसे चला सकते हैं। चटनी में पानी और डोसे में आटा मिलाकर भी खिला सकते हैं, कम पैसे लगाकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। अच्छा, लेकिन मालिक, हमें गांव वालों के साथ ऐसा करने की क्या जरूरत है? हमारा तो अपना पहले से ही व्यापार अच्छा चल रहा है, लोग बार बार हमारी चटनी और हमारा चीज डोसा खाते हैं, हमारा तो फायदा ही है। अरे इसीलिए तू ऐसा नौकर है, जरा अपनी बुद्धि से भी सोच कर देख। मालिक, आप हमेशा मेरी बुद्धि के बारे में कहते रहते हैं, पूरी दुकान मुझसे ही चलती है, क्योंकि मैं इतना अच्छा डोसा और चटनी बनाता हूँ, इसीलिए। घूंघट लाल और रमन में कहासुनी हो जाती है। रमन घूंघट लाल को मिलावट करने से रोकता है तो घूंघट लाल रमन को अपने दुकान से निकाल देता है। अरे तुम्हें नौकरी से मैं अभी निकाल देता हूँ, बहुत हो गया तुम्हारा, बहुत मिल जाएंगे मुझे तुम्हारे जैसे। अरे मुझे खुद आपके यहाँ नौकरी नहीं करनी, आप मेरा हिसाब आज तक का कर दीजिए। रमन मायूस होकर अपने घर चला जाता है और अपनी पत्नी रागिनी को सारी बात बता देता है। अरे तो क्या हो गया, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आप अपनी खुद की एक दुकान खोल लीजिए। पूरे विलासपुर में सिर्फ एक ही डोसे की दुकान है और वो भी आपकी वजह से चलती है। घूंघट लाल तो बस आपसे पैसे कमा रहा था और कुछ नहीं, खुद लाख कमा के हमें बस 100 दे रहा था। अरे तुम समझ नहीं रही हो, मालिक तो मुनाफे के चक्कर में मिलावट पर उतर आए हैं। ये देखिए मैंने क्या बनाया है, छोटे छोटे बाल्टी मैंने अपने हाथों से बनाया है। मैंने सोचा था कि कब तक आप डोसे की चटनी कटोरी में देते रहेंगे, लोगों को हमेशा कम ही पड़ जाती है, इसीलिए बाल्टी बना दी थी। रमन जब आंगन में जाकर छोटी छोटी बाल्टी देखता है तो बहुत खुश हो जाता है। रागिनी ने उसके बारे में इतना सोचा जो था। मैंने फैसला कर लिया है, मैं और तुम मिलकर एक अपनी डोसे की दुकान खोलेंगे। थोड़े पैसों की जरूरत होगी, मैं कहीं ना कहीं से बंदोबस्त कर लूंगा। सब कुछ नया करना होगा, आप जल्दबाजी में फैसला मत कीजिए, और समस्या पैसों की भी तो है। रमन अपनी समस्या लेकर गांव के सबसे बड़े जमींदार के पास चला जाता है और अपनी सारी समस्या उन्हें जाकर बता देता है। अरे आओ आओ रमन आओ, अरे कई दिनों बाद दिखाई पड़ रहे हो, कैसा चल रहा है घूंघट लाल का व्यापार? जी मैंने उनकी दुकान छोड़ दी और मैं आपसे इसी सिलसिले में बात करने आया था। हाँ हाँ कहो, मैं क्या मदद कर सकता हूँ तुम्हारी? दरअसल मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, मैं खुद की डोसे की दुकान खोलना चाहता हूँ। अरे भाई ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन तुम्हें उसके लिए मुझे हर महीने कुछ पैसे देने पड़ेंगे। जब तक सारे पैसे तुम लौटा नहीं देते तब तक। रमन जमींदार की सारी शर्तें मानकर उनका कहना मान जाता है और वहाँ से कुछ पैसे लेकर वो अपनी खुद की दुकान शुरू कर देता है। आज हमारे दुकान का पहला दिन है, मुझे तो घबराहट हो रही है कि सब कुछ कैसे होगा।
अरे हमारा सब अच्छा ही होगा, हमने सबका अच्छा किया है, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। विकासपुर के लोगों को जब पता चला कि रमन ने अपनी खुद की दुकान खोल ली है, तो सारे घूंघटलाल के ग्राहक रमन की तरफ आने लगे। और तो और पहले ही दिन बहुत अच्छी कमाई हुई। लोगों की भीड़ देखकर रमन के चेहरे की रौनक ही बढ़ गई। अरे रमन भैया चटनी दो यार, हमेशा कम देते हो। जी जी अभी दे रहा हूँ। रागिनी, जो बाल्टी तुमने आंगन में रखी थी ना, उसे लेकर आ जाओ, सारी की सारी। लोगों को रमन की डोसे और चटनी इतनी पसंद आती कि वो लोग दोबारा ले लेकर खाते थे। रमन ने तरकीब लगाई, रागिनी के बनाए हुए छोटे छोटे बाल्टियों में चटनी देना शुरू कर दिया, जिससे लोगों के पास एक बार में ही अच्छी खासी चटनी आ जाती और वो अपना चीजी बाल्टी डोसा खूब एंजॉय करते। घूंघटलाल ने अपने दुकान पर गांव के ही एक आदमी को काम पर रख लिया और उसे ही मिलावट का डोसा और चटनी बेचने को कहता। अरे एक तो हमारा मुनाफा पहले से ही बहुत कम हो गया और तुम हो कि धीरे धीरे हाथ चला रहे हो। जल्दी जल्दी काम करो। अरे कोई दुकान पर आता तो है नहीं, पूरा विकासपुर रमन के हाथ से चीज बाल्टी डोसा खाने लगा है। अरे तुम भी कुछ ऐसा ही आविष्कार करो जिससे हमारी दुकान फिर से चलने लगे। कई कोशिशों के बाद भी घूंघटलाल की दुकान नहीं चलती और एक दिन मिलावट का डोसा खाने की वजह से विकासपुर के जमींदार के बेटे की तबीयत खराब हो जाती है। जो डोसा उसने घूंघटलाल के यहाँ खाया होता है। जमींदार हड़बड़ी में अपने घर जाता है और वहाँ जाकर अपने बेटे को बेड पर तड़पता देखता है। अरे 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 ये सब क्या हो रहा है? तुम्हें क्या हो गया बेटा? मैंने कुछ ही देर पहले घूंघटलाल के यहाँ का डोसा खाया था। मैंने सोचा कि कोई उनके दुकान पर नहीं जाता है तो मैं चला गया। मैंने गलती कर दी। डॉक्टर अंकल को बुलाओ। अपने बेटे की गंभीर हालत देखकर जमींदार घूंघटलाल के दुकान पर जा पहुंचता है और उससे जाकर गुस्से में कहता है, तुम्हारी खैर नहीं, आज या तो तुम रहोगे या मैं। तुम्हारा डोसा खाने के बाद मेरा बच्चा बीमार पड़ गया, तुम्हें तो मैं पुलिस के हवाले कर दूंगा। अरे मुझे माफ कर दीजिए जनाब, बड़ी भूल हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। मिलावट और सस्ता सामान अब मैं कहीं नहीं बेचूंगा। ये सारी चीजें तुम पुलिस को जाकर बताना। अब चलो मेरे साथ। जमींदार घूंघटलाल को पुलिस के हवाले कर देता है। वहीं कुछ ही महीनों बाद रमन सारे पैसे जमींदार को लौटा देता है और उनके बेटे को आराम करने की सलाह देता है। खुशी के कारण रमन पूरे घर के लिए चीजी बाल्टी डोसा लेकर जाता है और जमींदार ने जो उसकी मदद की थी उसका शुक्रिया अदा करता है। रागिनी और रमन का व्यापार बहुत तेजी से चलने लगता है और वहीं घूंघटलाल को उसके लालच की सजा मिल जाती है। केशव का कपड़ा बनाने का कारखाना था। इस कारखाने में 3 मजदूर काम करते थे, मूर्ति, भंवर और मुकेश। अरे मुकेश, इस हफ्ते कितना रोल कपड़ा निकला? मालिक 15 रोल। अरे लेकिन हर हफ्ते तो 16 रोल निकलते थे ना, तो इस हफ्ते एक कम कैसे? वो मालिक, मूर्ति पिछले हफ्ते लेट आ रहा था, इस वजह से वो हो सकता है। ऐसा? वो क्या इस कारखाने को अपने बाप का समझता है? जब मन किया मुंह उठाए चले आए। उसे बोल दो कि ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है मालिक। हालांकि सच ये था कि ना ही मूर्ति लेट आया था और ना ही उसने काम कम किया था। काम चोरी तो खुद मुकेश कर रहा था और इसका कारण था उसका नया मोबाइल फोन। जब मुकेश और भंवर काम करते थे तब मुकेश अपने फोन पे वीडियो देखते बैठा रहता था। अगले हफ्ते भी जब कपड़े का उत्पादन कम हुआ तो केशव भड़क गया। इस हफ्ते भी बस 15 रोल? क्या इस हफ्ते भी मूर्ति लेट आ रहा था? वो मालिक, हाँ, तो उससे बोल दो घर जाने के लिए। कल से उसे काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है और तुम किसी दूसरे आदमी को ढूंढो जिसे काम की जरूरत हो और जो हमारा काम ईमानदारी से करे। ठीक है मालिक। मुकेश मूर्ति के पास गया। मूर्ति, मालिक ने तुझे काम से निकाल दिया है।
अयो, पर ऐसा क्यों? मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई जी? गलती नहीं हुई, बस अब काम घटने वाला है तो मालिक ने लोग भी कम कर दिए। मैंने बहुत कोशिश की उन्हें समझाने की, पर उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। पर तुम डरो मत, मैं तुझे कहीं और नौकरी दिला दूंगा। मूर्ति चिंतित हो गया। अब उसके परिवार का क्या होगा? अचानक नौकरी जाने से उसके सर पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। मूर्ति घर लौटा। कल आपके डिब्बे में डोसा देने वाली हूँ जी। आपके दोस्तों को मेरे बनाए हुए डोसे बहुत पसंद है ना? अयो, अब डब्बे की कोई जरूरत नहीं जी। क्या मतलब जी? मतलब ये है कि मुझे काम से निकाल दिया है। अय्यो, पर क्यों जी? मालिक को लोग कम करने थे, इसलिए मुझे निकाल दिया। अय्यो, अब क्या होगा? अयो, मुकेश भाई ने बोला है कि वो कहीं और नौकरी ढूंढने में मेरी मदद करेगा जी। अब देखते हैं। आपको जल्दी दूसरी नौकरी मिल जानी चाहिए जी, वरना नंदिनी की स्कूल की फीस कैसे भरेंगे? पुष्पा और मूर्ति दोनों उदास थे। घर का खर्च, बच्ची की स्कूल की फीस, ये सब वो कैसे भरेंगे, यही चिंता उन्हें सताए जा रही थी। अगले दिन मूर्ति कई जगह गया काम की तलाश में, पर कहीं भी उसे काम नहीं मिला। उसके हाथ केवल निराशा ही लग रही थी। अगले कुछ दिनों तक यही सिलसिला चलता रहा। वो कई कारखानों में भी गया, पर कोई फायदा नहीं। क्या आपको नौकरी मिल गई? अरे नहीं जी, हर जगह वही मारामारी है, कहीं भी कोई काम नहीं है जी। तो आप कोई छोटा मोटा व्यापार कर लीजिए। अयो, व्यापार करने के लिए मुझे आता ही क्या है? बस एक कपड़ा बनाना ही तो आता है, पर उसके लिए भी तो बड़ी बड़ी मशीनें चाहिए जी। है क्या हम मिलकर कुछ काम कर सकते हैं जी? जैसे क्या? आप और आपके दोस्त हमेशा मेरे डोसों की तारीफ करते रहते हैं। क्या हम लोग मिलकर डोसा बेच सकते हैं? वैसे सुझाव बुरा नहीं है जी। डोसे का ठेला डालने में खर्चा भी कम होगा और आमदनी भी होंगी। है कुछ नहीं करने से तो यही अच्छा है जी। है? अरे वाह, मुझे उम्मीद है कि हमारे साथ सब कुछ अच्छा ही होगा। हाँ। अगले दिन गांव के चौराहे पे मूर्ति और पुष्पा ने अपना डोसे का स्टॉल लगा लिया। हे भगवान, हमारी मदद कर। स्टॉल खुलते ही वहाँ एक ग्राहक आया। एक मसाला डोसा मिलेगा क्या? हाँ हाँ, और देखते ही देखते काफी ग्राहक आने लगे। पुष्पा और मूर्ति दोनों बहुत खुश थे। पहले ही दिन उनका डोसे का व्यवसाय चल पड़ा था। अभी डोसा एकदम मस्त बना है। हाँ हाँ, वाकई में कमाल है। ग्राहक खुश थे और मूर्ति और पुष्पा भी। उस रात जब वो घर पहुँचे तो बहुत खुश थे। वो अपनी बच्ची के लिए चॉकलेट ले गए थे। ये देखो नंदनी, पापा तुम्हारे लिए क्या लाए हैं जी? अरे चॉकलेट! नंदिनी ने पापा के हाथों से चॉकलेट ले लिया और उन्हें किस्सी भी दी। मूर्ति आज बहुत खुश था। अयो पुष्पा, आज हमने 1000 रुपए कमाए हैं जी। है? बाप रे, इतने! अब रोज मूर्ति नोट गिना करता था। जल्द ही उनकी गरीबी दूर होने वाली थी। अगले दिन जब मूर्ति और पुष्पा ग्राहकों को डोसा दे रहे थे, तभी गांव का रईस सेठ लालचंद उनके डोसे के ठेले पर पहुंचा। अरे रे सेठ जी, आप यहाँ? हाँ, तुझसे एक काम था। अगले हफ्ते मेरी बेटी की शादी है। पूरे गांव को बुलवाया है। क्या तू इतने सारे मेहमानों के लिए डोसा बना पाएगा? लेकिन याद रखना, मेरा कोई भी मेहमान बिना डोसा खाए वापस लौटना नहीं चाहिए। लगभग 1000 लोग तो होंगे ही, और सबको तेरा स्पेशल मसाला डोसा ही पसंद आएगा। याद रहे, लड़के वालों के सामने मेरी नाक ना कटे। ठीक है सेठ जी। है? एक मसाला डोसा के 20 रुपए, तो लगभग 1000 के हुए 20,000 रुपए। सेठ लालचंद ने मूर्ति को 10,000 रुपए दे दिए। ये 10,000 एडवांस है और 10,000 शादी के बाद ले लेना। ठीक है जी सेठ जी। सेठ जी के वहाँ से चले जाने के बाद
1000 मसाला डोसे मैं कैसे बनाऊंगी? अयो, लगता है हमें और लोगों को रख लेना चाहिए जी। पर फिर भी 1000 मसाला डोसा बनाना कोई मजाक का काम नहीं है, वो भी शादी के लिए। सोचो कोई ऊंच नीच हो गई तो? शादी में अभी 1 हफ्ता है, हम कुछ ना कुछ सोच ही लेंगे। एक दिन के हमें 20,000 रुपए मिल रहे हैं, वो सोचो। मूर्ति और पुष्पा दोनों तरीके ढूंढने लगे जिससे वो लोग 1000 डोसे कुछ ही घंटों में बना सकें। सोते वक्त भी वो दोनों वही सोच रहे थे। अगर हम लोग 10 डोसा बनाने वाले रखे तो? तब भी एक बंदा 1 घंटे में बस 40 डोसे ही बना पाएगा। हाँ वो भी है, कुछ और है सोचता हूँ जी। अब सेठ की बेटी की शादी में बस 1 दिन बचा था। अब भी मूर्ति और पुष्पा तरीका ढूंढ रहे थे जिससे वो लोग 1000 डोसे बना सकें। अगर हम सारी रात बैठकर डोसे बनाएं तो? अयो, सुबह तक तो सब ठंडे हो जाएंगे जी, और किसी को भी खाकर मजा नहीं आएगा। हे भगवान, अब तू ही हमारी मदद कर। और तभी उनके सामने तेज प्रकाश के साथ भगवान जी खुद प्रकट हुए। हे प्रभु, आपके साक्षात दर्शन करके हमारा जीवन सफल हो गया। मूर्ति, पुष्पा, मेरे पास तुम्हारी समस्या का समाधान है। ये जादुई मसाला डोसा, इसे शादी में ले जाओ और 1000 डोसे बनाने का आदेश दो। मिनटों में ये 1000 डोसे तैयार हो जाएंगे। धन्यवाद भगवान जी। मूर्ति और पुष्पा दोनों ने भगवान जी के सामने माथा टेका और भगवान जी अदृश्य हो गए। मूर्ति के हाथ में वो जादुई डोसा था। अगले दिन मूर्ति और पुष्पा मंडप में पहुँचे और उन लोगों ने अपना चूल्हा जलाया। और फिर जब मेहमान आना शुरू हुए तो मूर्ति ने जादुई डोसा बाहर निकाला। दोनों पति पत्नी ने हाथ जोड़े। ए जादुई डोसा, हमारी मदद कर, हमें 1000 मसाला डोसे दे दे। और कुछ ही पलों में उसके सामने 1000 मसाला डोसे थे। जैसे जैसे मेहमान आते जा रहे थे वैसे वैसे मूर्ति और पुष्पा उनके हाथों में मसाला डोसा थमा रहे थे। अरे वाह, ये तो बिल्कुल गरम है। और बहुत ही स्वादिष्ट भी। मेहमानों ने मसाले डोसे की बहुत तारीफ की और सेठ लालचंद भी बहुत खुश हुआ। शादी के बाद सेठ लालचंद मूर्ति और पुष्पा के पास पहुंचा। तुम दोनों ने बहुत बढ़िया काम किया। वैसे मुझे तुम्हें 10,000 देने थे, पर आज मैं बहुत खुश हूँ। ये लो 20,000। 20,000 रुपए पाकर मूर्ति और पुष्पा दोनों बहुत खुश थे। फिर क्या था, जादुई डोसे की वजह से मूर्ति और पुष्पा ने बड़े बड़े शादी और पार्टीज के ऑर्डर लिए और कुछ ही दिनों में वो गरीब से अमीर बन गए। उनकी किस्मत चमक गई। आनंदपुर गांव में नदी के बीचों बीच एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर था। इस मंदिर के बाहर वेंकट का एक छोटा सा स्टॉल था। इस स्टॉल में वो इडली, वड़ा और डोसा बेचा करता था। दर्शन करने आए हुए भक्त वेंकट के स्टॉल पर नाश्ता करते थे। भैया, एक मसाला डोसा दो और 2 प्लेट वड़ा सांभर देना। आप बैठिए भैया, मैं अभी ले आता हूँ। वेंकट की पत्नी डोसा बनाया करती और वेंकट ग्राहकों को संभालता था। वेंकट सारे ग्राहकों से बहुत अच्छे से बातें करता था। लोगों को वेंकट के डोसा स्टॉल पे डोसा खाना पसंद था। अरे भैया, हमें भी 2 डोसा दे दीजिए। बिल्कुल भाई साहब, आप बैठिए, मैं बनवाता हूँ, बिल्कुल गरम गरम। वेंकट और पूजा मिलकर एक साथ काम करते थे, इसलिए उनकी आमदनी भी अच्छी थी। दोनों अपने व्यापार से बहुत खुश थे। बेटा, आओ आओ बाबा, आप बैठिए, मैं आपके लिए कुछ लाता हूँ। वेंकट रोज इस बूढ़े भिखारी को खाना खिलाता था, पर ये बात उसकी पत्नी पूजा को बिल्कुल पसंद नहीं थी। क्या जरूरत थी इस भिखारी को आदत लगाने की? ये रोज चला आता है मुफ्त का खाने के लिए। पूजा, क्या फर्क पड़ जाएगा अगर हम किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं तो? अरे पर आप अगर इसे मुफ्त में खाना ना दो तो क्या ये मर जाएगा? ये कुछ ना कुछ और कर ही लेगा ना। भगवान का दिया बहुत कुछ है हमारे पास। मुझे नहीं लगता है कि हमें किसी की मदद के लिए झिझकना चाहिए। जय हो दयावान, आप यूं ही लुटाते रहो,
ऐसा ही चलता रहा तो यहाँ भिखारियों की लाइन लग जाएगी, लाइन। मुझसे जितना बन पड़ेगा उतना करूँगा, बाकी भगवान मालिक है। वेंकट ने उस बूढ़े भिखारी के लिए कुछ वड़े, इडली और चटनी भरी और उसे दे दी। भगवान तुम्हारा भला करे। बूढ़ा भिखारी खाने लगा। तभी वहाँ मंदिर का पंडित आया। पंडित दिखने में गोल मटोल था, छोटा कद और मोटी तोंड। जय माता दी। जय माता जी पंडित जी, आइए आइए ना, बैठिए। पूजा ने पंडित के लिए टेबल साफ किया और पंडित बैठ गया। क्या खाएंगे आप पंडित जी? 2 प्लेट वड़ा, 2 प्लेट इडली, 2 डोसा। आज के लिए बस इतना ही। अभी लाती हूँ। पूजा पंडित की सेवा में जुट गई। तभी वेंकट उसके पास गया। मैं इस बाबा को मुफ्त खिलाता हूँ, वो तो गरीब है। ये पंडित तो बहुत अमीर है, तो इसे मुफ्त खिलाती है। ब्राह्मणों के बारे में ऐसा नहीं बोलते। शास्त्रों में लिखा है ब्राह्मणों को खिलाने से पुण्य मिलता है। और जब से मैंने इस पंडित को खिलाना शुरू किया है, देखो हमारा धंधा बढ़ गया है। जैसी जिसकी सोच, तुम इस ब्राह्मण की सेवा करो। मैं जा रहा हूँ भगवान जी के दर्शन करने। ठीक है, जाओ। वेंकट मंदिर में पहुंचा और उसने भगवान जी के सामने हाथ जोड़ा। हे प्रभु, हमेशा मेरे साथ रहना और सबका भला करना। मेरी पत्नी सोचती है कि भरे हुए पेटों को भरकर वो पुण्य कमाएगी। मैं जानता हूँ ये गलत है प्रभु, पर अपनी कृपा उस पर भी बनाए रखना। वेंकट अपने साथ सभी का भला चाहता था। वो एक बहुत अच्छा इंसान था। अपनी पत्नी से चुप चुप कर वो गरीब लोगों को मुफ्त में खाना खिलाया करता था। भगवान तेरा भला करे। वेंकट को जरूरतमंदों की मदद करने से बहुत खुशी मिलती थी, इसलिए वो छुपते छुपाते अच्छे काम करता ही रहता था। वही उसकी पत्नी पूजा मतलबी थी। वो सोचती थी कि भगवान उनका ही भला करे और इसी वजह से वो ब्राह्मणों की सेवा किया करती थी। खैर, ये सिलसिला चलता रहा। वेंकट और पूजा का डोसा स्टॉल भी ठीक ही चल रहा था। वेंकट गरीबों की मदद करता और पूजा ब्राह्मणों की सेवा करती। रोज सुबह 5 बजे की पहली नाव पकड़कर वेंकट और पूजा मंदिर पहुंचते थे और फिर वहां अपना व्यापार लगाया करते थे और सुबह से ही उनके ठेले पर ग्राहक आ जाते थे। फिर बरसात का मौसम आया। वेंकट और पूजा रोज की तरह नाव में सवार थे। आज लगता है तेज बरसात होगी। मतलब ग्राहक कम होंगे। वो तो है, पर जितने भी लोग हैं उनको भूखा थोड़ी रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब मंदिर खाली हो जाएगा हम घर लौट आएंगे। ठीक है। वेंकट और पूजा नदी पार करके मंदिर के पास पहुँचे और रोज की तरह उन दोनों ने अपना ठेला लगाना शुरू किया। बरसात तेज हो रही थी। मुझे नहीं लगता आज कुछ खास ग्राहक आएंगे। देखते हैं। बस तभी 2-3 लोग उनके ठेले पे आए। आइए आइए भैया, बैठिए। हमें 3 प्लेट इडली और 2 प्लेट वड़ा दे दो। जी, अभी लाया। पूजा ने इडली वड़े तैयार किए और वेंकट ने ग्राहकों को दे दिए। ग्राहकों ने खाना शुरू किया। उन सबका खाकर खत्म हो गया, पर फिर भी बरसात नहीं रुकी। लगता नहीं है आज ये बरसात रुकेगी। हाँ, बरसात के कारण मंदिर में श्रद्धालु भी कम हैं। उस आदमी ने वेंकट को पैसे दे दिए। हम लोग कुछ देर यहीं इंतजार करेंगे, बरसात रुकते ही चले जाएंगे। जी चलेगा। वो लोग काफी देर तक इंतजार करते रहे, पर बरसात नहीं थमी। फिर वो लोग भीगकर नदी तक पहुँचे। नदी का विकराल रूप देखकर वो हैरान थे। नदी में एक भी नाव नहीं थी और नदी के पानी का स्तर बढ़ता ही जा रहा था। वो लोग दौड़ते हुए वेंकट के पास आए और उसे ये सब बताया। ये बाढ़ हम सबको डुबा देगी, हम में से कोई नहीं बचेगा। तभी उनके सामने वो बूढ़ा भिखारी आया। बचाने वाला वो है तो भला कोई क्या मारेगा। यहाँ हम सबकी जान पर बनाई है और ये भिखारी हंस रहा है। हमें कुछ तो करना होगा। हे भगवान, हम सबको सुरक्षित किनारे पहुंचा दो। हे भगवान, कृपा करो। वेंकट भगवान जी से प्रार्थना करने लगा। तभी उस बूढ़े भिखारी ने सामने रखी एक डोसे की प्लेट उठा ली।
हम सब इतने बड़े खतरे में हैं और तुझे खाने की पड़ी है। मेरे पीछे आओ। भिखारी के साथ सभी लोग नदी के पास पहुँचे। भिखारी ने उस डोसे की प्लेट को जमीन पर रख दिया और अपनी आंखें बंद कर ली और जादू से उस डोसे का आकार बढ़ने लगा। डोसे का आकार इतना बड़ा हो गया कि मानो बड़ी नाव हो। वहाँ खड़े सभी लोग हैरान थे। ये जादुई विशाल डोसा नाव नदी को बड़ी आसानी से पार करा लेगी। तुम सब इसमें बैठ जाओ। सभी लोग नाव में बैठ गए सिवाय उस भिखारी के। आप भी आइए। नहीं बेटा, मुझे बचाने वाला वो है, तुम सब जाओ। भिखारी के इशारा करते ही विशाल डोसा नाव नदी में तैरने लगी। पानी की बड़ी बड़ी लहरों का उस नाव पर कोई असर नहीं था। अंदर बैठे सभी लोग सुरक्षित थे। वो सभी लोग दूसरी ओर पहुंच गए। सभी ने भगवान जी का शुक्रिया किया और उनके उतरते ही विशाल डोसा नाव पानी में डूब गई। आज वेंकट के साथ सभी लोगों ने एक करिश्मा देखा था, विशाल डोसा बोट का करिश्मा। शायद वेंकट की अच्छाई ही थी कि उसे जादुई विशाल डोसा बोट बचाने आई थी।